हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रखा है, विकास एक डैश प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसके साथ साथ इसकी शुरुआत कब होती है? गर्भाधान से, है ना, कॉन्सेप्शन पीरियड से इसकी शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो पाए, है ना। तो माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक ये निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। जन्म से ये आपका बिल्कुल गलत दे रखा है। बचपन के दौरान होने वाली प्रक्रिया नहीं, जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बाल विकास की अवस्था है वहीं से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है तो आप सभी को पता है सबसे पहली स्टेज होती है यही वाली। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए जो बाल्यावस्था है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन कह लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा। मिडिल चाइल्डहुड यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था, है ना, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है। तो इसी के बारे में हमसे पूछ रखा है कि 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लेटर चाइल्डहुड या फिर मिडिल चाइल्डहुड, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। ये जीन प्याजे की सेकंड वाली स्टेज है ना, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विकास के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, विकास डैश शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखा है। मैंने आप लोगों को जो विकास का सिद्धांत पढ़ाए हुए थे उसमें 2 प्रिंसिपल बता रखा था आपको। एक तो आपका होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल और एक होता है आपका सेफलोकॉर्डल। सेफलोकॉर्डल क्या कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है ये सिर से पैर के अंगूठे की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो होता है। तो ये तो यहाँ पर दे नहीं रखा है। और एक मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से, यानी कि हमारे शरीर के मध्य भाग क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है, यानी कि केंद्र से परिधियों की तरफ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा था कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ये बात बिल्कुल सही दे रखी है क्योंकि ये आपके विकास के प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमारा डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखा है। एक आयामी होता है। देखिए एक आयामी नहीं होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे मस्तिष्क, हमारे संज्ञान का विकास होता है। इसके साथ साथ हमारा सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है। तो विकास मल्टी डायमेंशनल होता है ना, यूनि डायमेंशनल नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखा है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट है ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही गुणनफल होता है, यानी जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, हेरिडिटी के रूप में मिली, आनुवंशिकता के रूप में मिली, और जो चीज़ें हमने अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, अपने परिवेश से ग्रहण की, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल ही होता है हमारा डेवलपमेंट। बट यहाँ पर दे रखा है कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एडिशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। मैंने क्या बताया, विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को विकास के 4 आयाम बताए। एक तो हो गया फिजिकल डेवलपमेंट,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। ये चारों ही पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। वैसे तो आपके 3 ही पक्ष होते हैं, क्योंकि जो सामाजिक विकास होता है इसी के अंतर्गत ही आपका संवेगात्मक विकास आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसके कि शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है ये चीज़ उसके संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगी। जैसे कि ये चीज़ आप खुद पे भी ट्राई करके दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी हमारी तबीयत वगैरह अच्छी नहीं होती है, ठीक है, फीवर वगैरह या फिर कुछ भी हो जाता है, तो हमारा दिमाग भी उस समय अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, हमारी हेल्थ ही नहीं सही है ना। तो कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग भी सही से काम करेगा और आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, आपका संवेगात्मक विकास भी सही तरीके से मतलब काम करेगा। ऐसे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन वगैरह या फिर कुछ स्ट्रेस हो जाता है तो उस टाइम भी हमारा कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं लगता। तो चारों ही पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बट यहाँ पर सीधे दे रखा था क्वेश्चन में कि बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है प्रभाव, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी थी। विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इनका संबंध होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। तो ए और आर दोनों गलत है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं, ठीक है। फिर से वही आपको जीन प्याजे की 4th स्टेज दे रखी है, अवस्थाएं दे रखी है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप सभी को पता ही होगा, अभी मैंने आप लोग साथ में यही चीज़ डिस्कस की थी कि बच्चा कौन सी स्टेज में कंजर्वेशन कर लेता है और क्लासिफिकेशन कर लेता है और सीरिएशन कर लेता है, ठीक है। मैंने बताया था जब प्याजे की 3rd वाले स्टेज में बच्चा रहता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का, कहीं कहीं पर आपको ये 6 से 11 भी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका ध्यान में रखना है। यहाँ पर बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिली गया, ठीक है, कंजर्वेशन, इसके साथ साथ सीरिएशन भी कर लेता है, ठीक है। तो एक ही सेट में आपके 2 क्वेश्चन बने थे यहाँ पर। देखिए एक तो यहाँ पर आपसे सीधे सीक्वेंस पूछ लिया था, इसका भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, है ना। फिर यहाँ पर आपसे कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन देकर के क्वेश्चन में पूछ लिया। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्याजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, ठीक है। जीन प्याजे से आपको एक ही सेट में यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में जीन प्याजे का नाम देखने को मिल जाए या फिर लेव वाइगोस्की का या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का, तो इनके संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से, लोग कभी भी पुरस्कार और दंड की बात करेंगे ही नहीं। तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रखा है शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, तो यही वाला नहीं है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रखा था, तो यही आपका गलत था, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये चीज़ सही है तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, बिल्कुल सही बात है। सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, अलग तरीके से चीज़ों को करता है, सोचता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, तो उसको हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, यानी कि उसको महत्व देना है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। खोज अधिगम, ये जो जीन प्याजे, जो लेव वाइगोस्की, जो लॉरेंस कोहलबर्ग, ये सभी लोग किसकी बात करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, यानी बच्चा कुछ एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों के बारे में सीखे, जाने, है ना। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर गलत पूछा था शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, ठीक है। अब आप सभी को बताया जो जीन प्याजे जिन्होंने के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है, 4th स्टेज दे रखी है इन्होंने। कौन कौन सी, पहले तो जो उन्होंने स्टेज बताई, अवस्था बताई, वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, फिर इसी को इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है अपने सेंसेस का यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, ठीक है। और इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है ना। इसके साथ साथ जो इनके सेकंड वाले स्टेज है, इसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और 3rd वाले स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है।
अब देखिए जो इनकी थर्ड वाली स्टेज है इसी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आपसे ये कहे कि बच्चा किस अवस्था में, ठीक है, जीन प्याजे की किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगा पा रहा है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कर पा रहा है, चीज़ों को वर्गीकृत कर पा रहा है, तो वो होगा बच्चा 6 से 11 साल तक का, यानी कि प्याजे की थर्ड वाली स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कहा ही था वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है। तो इस स्टेज में बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है। एक तो चीज़ों को क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत कर लेता है, ठीक है, उनका संरक्षण कर लेता है, कंजर्वेशन कर लेता है, इसके साथ साथ चीज़ों को एक सीक्वेंस में, है ना, एक व्यवस्थित क्रम में लगा पाता है। तो 3 चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ इसका नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो चीज़ें कॉन्क्रीट होती है, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में ही बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी जो लास्ट वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है। जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं भी होती हैं उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है। इसका नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट ना हो, बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग यहाँ पर कर पाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को यही बात यहाँ पर डिस्कस की थी इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं एक ही सेट में जीन प्याजे से लगभग 2 क्वेश्चन बने और एक ही स्टेज से, ठीक है, एक ही अवस्था से। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर बच्चों को आप एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छी एजुकेशन देंगे, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, है ना, करके चीज़ों को सीखे, तो बच्चा खुद ही आंतरिक रूप से अनुशासित हो जाता है। ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। यही बात कहती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। जब बच्चा एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सीखता है, उसको इंटरेस्ट आता है सीखने में, तो खुद ब खुद बच्चा जो है अनुशासन में आ जाता है। तो ये बात सही है। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करे, नहीं, ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। शिक्षक सीधे निर्देश नहीं दे सकते, ठीक है, बच्चों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इसके साथ बच्चों को एक्टिविटी करानी पड़ेगी, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है कि टीचर क्लासरूम में आकर सीधे इंटरेक्शन देना स्टार्ट कर दे। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, नहीं। जो पाठ्य पुस्तक होती है बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होती है, एकमात्र स्रोत नहीं होती है। तो ये भी गलत है। बच्चे एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करते हैं जिससे उनका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करते हैं, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। जो हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दे रखा है, इन्होंने बहुबुद्धि के 8 प्रकार जो है यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन में दे रखा है, नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में हो सकती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, तर्क गणितीय की बुद्धि। अब देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति के अंदर तर्क गणितीय बुद्धि होती है, उसके अंदर क्या होती है, चीज़ों को अच्छे तरीके से तर्क करने की, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने की, जो गणितीय अवधारणाएं होती है उसको समझने की एक अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि हर चीज़ में जो इंसान होता है वो लॉजिक खोजता है, जिसके पास में तर्क गणितीय बुद्धि होती है। ठीक है, अच्छी खासी इन लोगों के अंदर जो है ये वाली लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। तो ये तो यहाँ पर इसकी बात ही नहीं की जा रही है। क्या यहाँ पर किसी प्रकार के तर्क या फिर गणितीय अवधारणाओं को समझने की बात की जा रही है? नहीं। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होगी वो क्या कर लेगा, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रोटेट वगैरह कर लेगा। जैसे कि जो लोग सर्कस में काम करते हैं, जो लोग डांसर वगैरह होते हैं, जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो जिस तरीके से चाहे अपनी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। जैसे जो नृत्यक होते हैं, जो नाटककार होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पर अपना अच्छा खासा कंट्रोल होता है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक बुद्धि किसके अंतर्गत होगी, जो लोग नेचुरल, मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब उनका उत्पाद कैसे होता है, पौधे पेड़ पौधों की देखभाल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो कृषि वाली चीज़ें होती हैं उसमें एक अच्छी समझ होती है, उन लोगों के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये भी नहीं होगा।
भाषाई बुद्धि जिनकी कि अपने भाषा पर पकड़ अच्छे से, कि जो कवि हो गए या फिर वकील कह लीजिए, कि अगर उनके पास शब्द ही अच्छे नहीं रहेंगे तो किसी केस को जीते ही नहीं पाएंगे। तो उनके पास शब्दों पर एक अच्छी पकड़ होती है, शब्दों की अच्छी नॉलेज होती है, तो उन लोगों के अंदर जो है भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो ये भी नहीं होगा, सिंपल सा आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मैंने आप लोग को करा रखी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बिल्कुल छोटी छोटी सी क्लासेस है, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस मैंने नोट्स से ही करा रखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमज़ोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है? आप सभी को यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन बताना है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता, जेंडर लचीलापन, जेंडर समानता। ठीक है, अब देखिए जो इस तरीके की धारणा है, जैसे कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें सुन भी रखी होंगी कि अगर कहीं घर में भी मार्केट वगैरह जाना है तो ज़्यादातर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो लड़कों को ही दी जाती है। ठीक है, ये मैं सभी के घरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो हमारा इंडिया है वहाँ पर 90% तक घरों में यही होता है कि जो लड़के होते हैं वही घर के बाहर के काम करते हैं। ठीक है, जो भारी भरकम काम होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसको प्रदर्शित करती हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ही प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी रूढ़िवाद विचारधारा जो कि बहुत पहले से चली आ रही हैं कि लड़के ही जो है घर के बाहर के काम करेंगे, लड़के ही भारी भरकम काम कर सकते हैं, लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, सहनशील होती हैं, दब्बू होती हैं, घर की देखभाल करती हैं, झाड़ू पोछे लगाती हैं, है ना। तो इस तरीके की जो धारणाएँ होती हैं जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली है, इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जेंडर समता, देखिए जेंडर इक्विटी अलग होती है और जेंडर इक्वालिटी अलग होती है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जिसको जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे कि जो महिलाएं हैं इनको पहले से ही, ठीक है, पीछे की तरफ ढकेल दिया गया है, यानी एक तरीके से कह लीजिए तो इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है ना। कम एज में लड़कियों की शादी करा दी जाती है, कम एज में वो घर के काम काज करने लगती हैं। तो इसलिए जो सरकार होते हैं वो क्या करते हैं, कई कई राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा जो फीमेल होती हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, उनको जॉब वगैरह में आरक्षण मिलता है। तो वो क्यों किया जाता है? इक्विटी, ठीक है, वहाँ पर समता की जाती है, जिसको जैसी नीड है, यानी कि जिसको पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी मिली है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं इक्विटी, यानी कि जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं की जा रही है। जेंडर लचीलापन, यानी कि जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लड़के भी ये काम कर सकते हैं, लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लड़के होते हैं वो रोते नहीं, ठीक है, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। मतलब क्या लड़कों के अंदर इमोशंस नहीं होते? लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है। ठीक है, सभी के अंदर इमोशंस होते हैं, बट हमारे समाज में जनरली ये धारणाएं बन चुकी हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। जेंडर समानता, समानता की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तो सीधे कहा जा रहा है कि पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर नहीं होंगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले विद्यार्थी की मुख्य विशेषता है? ठीक है, अब देखिए जब भी यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन की बात हो, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, है ना, तो जो बच्चे के विचार होंगे वो ओपन एंडेड होंगे, है ना। बच्चा कई डायरेक्शन में यहाँ पर सोच पाएगा, खुले विचार वाला बच्चा होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है मानसिक विचारों में खुलापन, यानी कि ओपन माइंडनेस, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर सोच पाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही होना ही चाहिए। अब देखिए सारे में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से भी जो आपके ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ से भी अगर आप चाहो तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? इस चीज़ को देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको सारे ऑप्शन रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए सब में फर्स्ट दे रखा है, यानी कि हमारा फर्स्ट तो सही होगा। सब में सेकंड दे रखा है, यानी कि हमारा सेकंड तो सही होगा। तो दो ऑप्शन हमें रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें सिंपल सा पता चल गया कि दो ऑप्शन तो हमारे सही हैं ही, क्योंकि चार ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आप यहाँ पर चूज करेंगे, है ना। दो ऑप्शन आपको पहले ही बता रखा है कि सही है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए, बट एग्जाम में आपको यही वाली अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, आप ऑप्शन के थ्रू अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपके सही होंगे ही, चारों ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब सिर्फ हम चेक किसको करेंगे? थर्ड वाले को, क्योंकि थर्ड इसमें नहीं दे रखा है। तो थर्ड वाले को चेक करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा चीज़ों को, तो सिंपल सी बात है उसके अंदर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आएंगे, है ना, तो वो क्वेश्चन को भी पूछेगा। तो ये बात तो यहाँ पर सही दे रखी है, यानी कि थर्ड भी सही होगा, सिर्फ हमने एक ऑप्शन में चेक किया। ठीक है, अब ये थर्ड तीनों में दे रखा है, तो ये भी आपका मतलब सही है यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ पर फोर्थ वाला क्या दे रखा है, विचार किए गए निर्देशों का पालन करते बिना सोचे। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है। जो बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, ठीक है, वो क्या करता है, हर एक चीज़ के लिए क्वेश्चन करता है, डिबेट करता है कि आखिर ये चीज़ हुई क्यों। ठीक है, बिना सोचे समझे वो किसी काम को करता ही नहीं है, तो ये बात यहाँ पे गलत दे रखी है। अब देखिए इसमें भी दे रखा है फोर्थ वाला ऑप्शन और इसमें भी दे रखा है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत होंगे ही। तो बचा कौन सा, आपका सी वाला बचा, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, पहले चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद में जो उनका प्लान होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम सेकंड को यहाँ पर देख सकते हैं, उनके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है और इंक्वायरी, मतलब जिज्ञासा, चीज़ों को जानने को लेकर के होती है कि अच्छा ये चीज़ क्यों हुई। ठीक है, हर चीज़ के प्रति लोग क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, यानी कि जिज्ञासा दिखाते हैं। अब देखिए जब भी आपके अपने एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में जाना है और देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको बिना पढ़े सॉल्व हो सकता है। अब देखिए इसमें ये वाला कट गया था, ये वाला कट गया था, ठीक है, बट हमको इन तीनों में से, मतलब ये वाला तो पहले ही, यहाँ पर हमको इन्हीं में से बताना था कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको भी हमको चेक करना था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ थर्ड वाले को चेक कर लिया। ठीक है, तो थर्ड वाले को जब हमने चेक किया तो हमको पता था जो थर्ड वाला है वो यहाँ पर सही दे रखा है। अब तीनों में थर्ड दे रखा था तो सिंपल सी बात है, इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें तो थर्ड दे ही नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, फोर्थ वाले को चेक किया और फोर्थ हमारा गलत निकला यहाँ पर, तो फोर्थ वाला यहाँ पर कट गया आपका। सिंपल सा हमें पता चल गया, क्योंकि इसमें भी फोर्थ दे रखा था और इसमें भी फोर्थ दे रखा था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सिंपल सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाली अगर आप अप्रोच अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन में आप इस तरीके की अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलेंगे, मैथ में भी देखने को मिलेंगे, हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीडीपी में तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे ही। तो ये सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है और यही सही नहीं है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मूल्यांकन है मात्रात्मक नहीं होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नंबर पे फोकस किए जा रहे हैं, नहीं, बच्चे के क्वालिटी क्या है, ठीक है, गुण क्या है, बच्चे ने कितना अच्छा किया, इस चीज़ को भी आप उसको बताएं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर दे रखा है जो बी ऑप्शन है, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसी के दौरान ही आप बच्चे का आकलन कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को कोई एक चैप्टर पढ़ाया है, फिर उसके बारे में बताया, आप तुरंत ही उससे रिलेट करके क्वेश्चन भी बच्चे से पूछ लीजिए, ताकि पता चले आपको कि जो आपने पढ़ाया फिर बच्चों को बताया वो चीज़ें बच्चों को समझ में आई भी या फिर नहीं। ठीक है, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम ये दो ऑप्शन भी थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बच्चे को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर पाएंगे, बच्चा कितना चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, तभी तो उसका अच्छी तरीके से आकलन कर पाएंगे। तो ये भी बात सही है। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी बात आपके यहाँ पर सही दे रखी है। यानी जो बच्चे का आकलन है, ठीक है, वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा कितना चीज़ों को समझ पाए, किस तरीके की चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रख करके बच्चे का यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है या फिर असेसमेंट किया जाता है। तो ये बात भी आपके यहाँ पर सही है। 3 चीज़ें आपके यहाँ पर सही दे रखी थी, एक ही बात गलत थी और हमसे गलत ही पूछ रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है आपका, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, जहाँ पर बच्चा बाहरी रूप से अभिप्रेरित हो, जैसे कि बच्चा किसी पुरस्कार के लिए काम कर रहा हो या फिर अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको कोई इनाम दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो रीज़न है बच्चे का किसी काम को करने का वो बाहर है। ठीक है, तो वो आपका आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, यानी बच्चा खुद से किसी कार्य को करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो हमसे यही पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सजा से बचना, ये तो बिल्कुल एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंटरेस्ट, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन का, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जब बच्चा
अंदर से मोटिवेटेड हो किसी कार्य को करने के लिए, उसकी रुचि है उस चीज़ में, इसलिए बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, वो बच्चा क्या होगा, इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होगा, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। तो ये बात यहाँ पर सही दे रखी है, यही आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है। इनाम, ये भी क्या है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। असफलता का डर, ये भी बच्चा जो है एक्सटर्नल रूप से ही यहाँ पर मोटिवेटेड होता है। तो 3 बातें आपकी यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाय प्रेरणा से रिलेटेड दे रखी थी, और हमसे यहाँ पर पूछ रखा था कि कौन सा उदाहरण बाय प्रेरणा का नहीं है, तो यही वाला था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इंटरनल मोटिवेशन का एग्जांपल था, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे की जो क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।